बन जाएगा बिना किसी इंटरमीडिएट के। बाकी रिएक्शंस में क्या होता है ना, इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन की खासियत होगी इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, केवल ट्रांजिशन स्टेज आएगा, एक काल्पनिक स्टेज आएगा और उस काल्पनिक स्टेज में बॉन्ड रीऑर्गेनाइज होगा, नए ढंग से अरेंज होगा और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देके बताएं, जैसे देखो सामने ये है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन CS2 H H CS2 ब्यूटाडाइन 1 2 3 4 ब्यूटा 1 3 डाइइन। इसको हम एल्कीन के साथ मिला के गर्म कर देते हैं, ये एल्कीन एथाइलिन। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, और जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता उस रिएक्शन पर किसी कैटलिस्ट का कोई असर नहीं आता, सॉल्वेंट का भी असर नहीं आता, केवल असर आता हीट और लाइट का। इस रिएक्शन में हीट लाइट बहुत जरूरी है, जब तक नहीं दोगे रिएक्शन होगा ही नहीं। इसमें हीट देना होगा, इन दोनों को मिला के केवल गर्म करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। होगा क्या, जहां इन दोनों को मिला के गर्म करेंगे तो बॉन्ड का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉन्ड नए ढंग से अरेंज होगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। हाँ, चूंकि पाई बॉन्ड ज्यादा मूव करता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, फ्री मोबाइल होता है, और यहाँ 2 पाई कंजुगेशन में होने से ज्यादा मोबाइल है और ज्यादा फ्री है, जिस वजह से बॉन्ड का मूवमेंट होगा। ये पाई बॉन्ड घिसक के इधर चलाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये घिसक के इस साइड चलाएगा। ये बॉन्ड जो था ना, ये घूम के इधर आया, और जैसे घूम के इधर आएगा, बता इसका नुकसान हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर था ना, घूम के इधर चला गया, इसका नुकसान हुआ, तो ये अपनी कमी पूरा करने के लिए इससे हेल्प मांगेगा। फिर ये क्या करेगा, अपना पाई उठा के इसको दे देगा, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर, और जैसे ही पाई बॉन्ड घूम के इधर जाएगा तो बता इसका नुकसान होगा। फिर ये इससे मांगेगा, फिर ये अपना पाई उठा के इधर शिफ्ट कर देगा, और इस पाई के घूमने से इसको तो यहाँ मिल गया था, इसका नुकसान तो होगा नहीं, इसको मिला, इसने पाई फ्री कर दिया, उठ के यहाँ चलाया। मतलब ये पाई उठ के इधर गया, ये उठ के इधर गया, ये उठ के इधर गया, और बन गया प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इस रिएक्शन पर सॉल्वेंट का, कैटलिस्ट का कोई असर नहीं आता, केवल असर आता हीट और लाइट का। जहां तुमने हीट लाइट दे दिया, बॉन्ड रीऑर्गेनाइज हो गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया। इस रिएक्शन के रिएक्शन को कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नोट करो, इन दिस रिएक्शन कोवलेंट बॉन्ड रीऑर्गेनाइज, in which covalent bond reorganize either intermolecular reorganize, फिर से अरेंज होगा, कोवलेंट बॉन्ड reorganize either intermolecular or intramolecular, either intermolecular or intramolecular through cyclic transition stage, through cyclic transition stage, through cyclic transition stage, without reaction intermediate, without reaction intermediate. Without reaction intermediate, and this reaction does not affected by solvent catalyst. This reaction does not affected by solvent catalyst, but affected by heat and light. This reaction does not affected by solvent and catalyst. This reaction does not affected by solvent and catalyst. मतलब इसमें कोई solvent डाल दो कुछ नहीं होगा, catalyst डाल दो कुछ नहीं होगा. This reaction does not affected by solvent and catalyst, but affected by heat and light.
बोलो बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, जहां बॉन्ड रीऑर्गेनाइज हुआ और एक नया प्रोडक्ट बन गया। नोट किया इसको? This reaction does not affected by heat, does not affected by solvent and catalyst, but affected by heat and light. ठीक है, यहाँ हीट चाहिए। तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन हो जहां बॉन्ड नए ढंग से अरेंज हो रहा हो और नया प्रोडक्ट बन रहा हो, हम कहेंगे दिस इज द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। आगे चल के देखो एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो ईस्टर को केवल गर्म कर दो, सिंपल ईस्टर को गर्म कर दो, एल्कीन बन जाता है। तो ईस्टर को हीट करने से एल्कीन कैसे बनता है, वहां भी यही रिएक्शन है, बॉन्ड रीऑर्गेनाइज होगा और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए बन रहा है क्योंकि 6 मेंबर रिंग स्टेबल भी तो है, और 6 मेंबर रिंग में थर्मोडाइन स्टेबिलिटी होती है। इसको हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में साबित किया था। तो जनरली हाई टेम्परेचर पर वही प्रोडक्ट बनता है जिसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। ये हो गया तुम्हारे 5 रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने क्या बोला, जब भी कोई रिएक्शन होगा सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टूटेगा। रीजन के द्वारा दी हुई कंडीशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का क्लीवेज होगा। 2 तरह से क्लीवेज होगा, आइदर होमोलाइटिक या हेटरोलाइटिक। तो ये क्लीवेज क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ कौन सा क्लीवेज हो रहा है। और याद रखना, क्लीवेज के हिसाब से इंटरमीडिएट आ जाता है, क्लीवेज के हिसाब से ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारे सामने 4 रिएक्शन लिखा रहेगा, अब पूछेगा इन विच रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ऑकर, इन विच रिएक्शन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ऑकर। तो हम रिएक्शन को देख के पहचानेंगे आखिर यहाँ कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कंडीशन के अनुसार। तो कंडीशन क्या है देखा जाए, लिखो टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। दो तरह से होता है, पहला होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेट्रोलाइटिक। दो तरह से बॉन्ड टूटता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी मॉलिक्यूल टूटेगा 2 तरह से टूटेगा, या तो होमोलाइटिक या तो हेट्रोलाइटिक। अच्छा, लाइटिक मतलब टूटना, होमो मतलब इक्वल। तो जब किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जब डिवीजन होगा 2 एटम के बीच में, यदि वो डिवीजन बराबर बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ, मतलब जो डिवीजन हुआ क्लीवेज के बाद इलेक्ट्रॉन का इक्वल हुआ, होमो मतलब बराबर बराबर। और जब भी इक्वल डिवीजन होगा तो ऐसे केस में ए के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बी के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। तो कहना मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होगा 2 एटम के बीच में और बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिस वजह से क्या होगा, पैरामेटिक होगा। दिस इंटरमीडिएट विल बी, नोट करो, इन होमोलाइटिक क्लीवेज इक्वल division of bonded electron occur between two atom, equal division of bonded electron occur between 2 atom, and result क्या होगा, एंड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन, बराबर बराबर डिवीजन है 2 एटम के बीच में।
नाम दिया होमो। होमो मतलब बराबर, लाइटिक मतलब टूटना। टूटते समय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का बराबर डिवीजन होगा दो एटम के बीच में, तो ऐसे केस में बन जाएगा फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा, हेटेरो में क्या होगा? हेटेरो में जैसे कोई बॉन्ड टूट रहा है मान लो, तो हेटेरो मतलब अनइक्वल, लाइटिक मतलब टूटना। टूटते समय इस इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन होगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ जाएगा, या तो ए की तरफ या तो पी की तरफ। अब किसकी तरफ जाएगा हमको कैसे पता चलेगा? जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव से, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाएगा, वहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बन जाएगा कार्बोकेटायन, और यदि नेगेटिव चार्ज आ गया तो बन जाएगा कार्बेनायन। मतलब इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? चार्ज, जबकि इसका इंटरमीडिएट क्या था? न्यूट्रल। नोट करो, इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज unequal division of bonded electron occur between two atoms. In heterolytic cleavage, unequal division of bonded electron occur between two atoms. In which electron shift to high electronegative atom. आखिर जाएगा किधर? In which bonded electron move to high electronegative atom. हमेशा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही जाएगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट या मूव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये तो सबको पता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी पढ़ाया पहले। तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाएगा, उस पर आएगा नेगेटिव, दूसरे के ऊपर आएगा पॉजिटिव। लिखो, एंड दिस रिजल्ट क्या होगा? दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ चार्ज इंटरमीडिएट। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ चार्ज reaction intermediate. This result formation of charge intermediate. इसका रिजल्ट क्या होगा? इंटरमीडिएट बनेगा चार्ज, या तो कार्बोकेटायन बनेगा या तो कार्बेनायन बनेगा। तो देखो दोनों में फर्क है, इसमें इक्वल, इसमें अनइक्वल। इसका इंटरमीडिएट न्यूट्रल, इसका इंटरमीडिएट क्या है? चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब तो ये कंडीशन तो हमने देख लिया कैसे होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कब होमोलाइटिक होता है, कब हेटेरोलाइटिक होता है? आखिर इनकी कंडीशन क्या है? हम रिएक्शन को देख के पहचान लेंगे कि आखिर वहां क्लीवेज कौन सा हुआ है और क्या इंटरमीडिएट बनेगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, कोई रिएक्शन लिखा रहेगा, पूछेगा इस रिएक्शन इंटरमीडिएट बताओ। इंटरमीडिएट ऑप्शन दिया रहेगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, बेंजाइन। ऑप्शन चार्ट दे दिया। अब हम रिएक्शन को देख के कैसे जाने कि इंटरमीडिएट क्या होगा? हम पहचानेंगे कंडीशन के अनुसार, आखिर वो रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है। यदि रिएक्शन होमोलाइटिक कंडीशन में हो रहा है तो उसकी पहचान होगी, उसको याद करने का तुमको हेल्प लेना होगा हेल्पर से। उसका हेल्प लोगे, हेल्पर। इसका हेल्प लेकर के तुम अपना आंसर खोज सकते हो। हेल्पर एच का मतलब होता है हीट। उस रिएक्शन में हीट होगा, मतलब उसको हीट देनी होगी, गर्म करना होगा। कितना गर्म करें? इतना भी ना गर्म करो कि कंपाउंड जल के राख हो जाए, इतना गर्म करो कि बॉन्ड टूटे केवल। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देना होगा, 400 से 500 का रेंज है होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कोल्बे लेटॉसिन नाम सुना है ना? हाँ, एल का मतलब लाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या सनलाइट भी बोल सकते हो, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। हाँ, परऑक्साइड होना चाहिए, और नहीं तो कोई रेडिकल होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल। जिस रिएक्शंस में ये कंडीशन दिख गई, समझना क्लीवेज होमोलाइटिक है और इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल
होगा, जैसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल। हाँ, मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट में, यहाँ सनलाइट जरूरी है। हाँ, यहाँ बनता है फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ देखो सनलाइट है। तो पहले इसको याद कर लो, होमोलैटिक की कंडीशन क्या है, आखिर कब होमोलैटिक क्लीवेज होता है। हीट, हाई टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, या तो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए, या तो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तो सब जानते ही हैं, जहाँ OO लिंकेज हो, पेरोक्साइड, और या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन का कोई भी स्पीसीज होना चाहिए। अब मन में बात आएगी कि पेरोक्साइड ही क्यों? इसलिए कि जो लाइट पड़ती है उस लाइट की एनर्जी से ये पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है और लोन पेयर के बीच क्या है, रिपल्सन। तो रिपल्सन से बॉन्ड कमजोर होता है, जहां लाइट पड़ती टूट जाता है, और टूटने के बाद चूंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन O के पास, दूसरा O के पास, और बन जाएगा एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। और जहां एक बार रेडिकल बन गया, उसकी एनर्जी अपनी पर्याप्त होगी, रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। और रिएक्शन 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। नोट करो, इन होमोलाइटिक रिएक्शन कंडीशन रिएक्शन ऑकर बाय चेन। In homolytic condition, reaction occur by chain mechanism. In homolytic condition, reaction occur by chain mechanism. Chain mechanism. Initiation, propagation, termination. In homolytic condition, reaction occur by chain mechanism. Chain बनेगी, initiation, प्रोपोगेशन, पहला इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो जब भी होमोलाइटिक कंडीशन में हो रहा है, समझना चेन रिएक्शन होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। और कंडीशन उसकी हेल्पर, इसको दिमाग में बिठा लो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंडीशन है? क्योंकि इसका स्पीसीज न्यूट्रल है, अनचार्ज है, तो जब ये इंटरमीडिएट अनचार्ज है तो उसका एटमॉस्फेयर भी अनचार्ज होना चाहिए। जब ये खुद अनचार्ज है तो जहां ये बन रहा है उसका एटमॉस्फेयर भी अनचार्ज होना चाहिए, मतलब रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन पोलर, न्यूट्रल, अनचार्ज। जब सॉल्वेंट क्या हो, मीडियम क्या हो, नॉन पोलर। या तो गैसेस फेज में हो, हवा में हो, क्योंकि वहां कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा आराम से, है ना। नोट करो, फ्री रेडिकल रिएक्शन, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन गैसियस फेज। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑकर, वो एक ही चीज है, होमोलाइटिक में ना फेट कर बनता है। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन गैसियस फेज या वेपर फेज। गैसियस फेज, गैसियस फेज, रिएक्शन ऑकर इन गैसियस फेज, गैसियस या वेपर फेज, वेपर फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर है। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है। मीडियम भी नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि जो बन रहा है वो खुद नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को नॉन पोलर ही स्टेबलाइज करेगा ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जब मेरा इंटरमीडिएट नॉन पोलर है तो उसका एटमॉस्फेयर भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो या तो गैसेस फेज में रिएक्शन हो, कोई मीडियम ही ना रहे, या तो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट शुड बी नॉन पोलर, जैसे सी कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, ये कंडीशन किसकी है? होमोलाइटिक की। हेट्रोलाइटिक की कंडीशन इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब वहाँ हीट नहीं होना चाहिए, वहाँ
वो रिएक्शन हो रहा था लाइट में, ये होता लाइट में तो वो होगा डार्क में। ये हो रहा हाई टेम्परेचर पर तो वो होगा लो टेम्परेचर पर। इसके लिए पेरोक्साइड चाहिए, इसमें पेरोक्साइड नहीं चाहिए। इसमें रेडिकल चाहिए, इसमें रेडिकल नहीं चाहिए। इसका सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर, उसका पोलर होना चाहिए। उल्टा जस्ट अपोजिट कंडीशन है। इसके लिए रेडिकल चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल चार्ज, न्यूक्लियोफाइल चार्ज, तो इंटरमीडिएट भी तो चार्ज, चार्ज को चार्ज ही लाइक करता है। नोट करो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन डार्क, ये एब्सेंस ऑफ लाइट कर दो। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑकर इन डार्क या एब्सेंस ऑफ लाइट कर लो, एक ही बात है। एब्सेंस ऑफ लाइट, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, absence of peroxide, absence of peroxide, but presence of electrophile or nucleophile, presence of electrophile or nucleophile। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अब देखो, जैसे मान लो एल्कीन है, ठीक है, इस पर हम लोग HBr का एडिशन कराते हैं मान लो, ठीक है। अब हम इसमें पेरोक्साइड नहीं डाल रहे हैं, सनलाइट नहीं दे रहे, तो ये रिएक्शन पोलर हो जाएगा, पोलर, और बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब इसी रिएक्शन में हम पेरोक्साइड डाल देते हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा, सनलाइट, होमोलाइटिक कंडीशन, फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसका इंटरव्यू हो जाएगा फ्री रेडिकल। बात समझ में आई? सेम यही रिएक्शन हो रहा है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सनलाइट, तो ये हो रहा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, अब बन रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और सेम यही रिएक्शन हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और बनता है फ्री रेडिकल। बात समझ में आया? कंडीशन बदलेगी, इंटरमीडिएट बदल जाएगा और प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। एक है मार्कोनिक ऑफ, दूसरा एंटी मार्कोनिक ऑफ, जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट है, कंडीशन अलग अलग है। अच्छा, होमोलाइटिक में चूंकि इक्वल डिवीजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जबकि यहाँ अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। नोट करो, in homolytic cleavage bonded atom should be small difference in electronegative. For homolytic cleavage bonded atom should have small difference in electronegative. For homolytic cleavage bonded atom should have small difference in electronegativity. In homolytic cleavage bonded atoms should have small difference in electronegativity। और हेटेरो में उल्टा कर देंगे, हेटेरो में कहेंगे वहां ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। बोलो, बात समझ में आई? कोई भी रिएक्शन आया बड़ा ध्यान से देखा करो, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, क्लीवेज की कंडीशन क्या है, इंटरमीडिएट क्या होगा, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। यदि तुमने पहचान लिया ना, तो प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शुरू के जो लेक्चर हैं, जो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन है, इसी पर ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा हो जाएगा। और तुमने इसको समझ लिया ना, तो हम ऑर्गेनिक ना भी पढ़ाएं ना, तब भी तुम्हारे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाना तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सारा बेसिक पॉइंट इसी के अंदर है। समझो ये रसोई है, रसोई तुम्हारी अच्छे से तैयार है तो खाना बनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। बात समझना। अच्छा, आगे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है
कि टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होमोलाइटिक में ज़्यादा होगा या हेट्रो में ज़्यादा होगा? ठीक है, किसी रिएक्शन में टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होमो में ज़्यादा होगा, हेट्रो में ज़्यादा होगा? हाँ, तुम्हारा जवाब होमो की तरफ आएगा, जबकि वास्तव में हेट्रो में है। टोटल एनर्जी कंजप्शन रिक्वायरमेंट हेट्रो में ज़्यादा है, होमो में कम है। फिर कहोगे अभी तो आपने बोला कि होमोलाइटिक के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और फिर आप नेट एनर्जी कम क्यों बता रहे हैं? जवाब होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है वो चेन रिएक्शन होता है, उसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमको लाइट देना है, हीट देना। एक बार तुमने हीट दे दिया, लाइट दे दिया, रेडिकल बन गया, तो रेडिकल के पास अपनी एनर्जी इतनी पर्याप्त होती है कि वो रिएक्शन को प्रोपोगेट करा देगा। तुम वो लाइट हीट बंद कर दो, रिएक्शन रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, क्योंकि रेडिकल की अपनी एनर्जी इतनी पर्याप्त होती है। मतलब वहाँ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें हीट और लाइट देना होता है। अब जैसे मीथेन का तुमने क्लोरीनेशन किया सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट बहुत ज़रूरी, देना पड़ेगा, तुमने दे दिया और रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रेडिकल एक बन गया, अब तुम लाइट बंद कर दो, क्या रिएक्शन रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा, वो रेडिकल ही रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। मतलब इसको केवल इनिशिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जबकि हेट्रोलाइटिक में कंटिन्यूअस एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। कहोगे क्यों, क्या जरूरत है एनर्जी की? जरूरत ये है कि जब ये टूटता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो कैटायन एनायन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनको अलग करने के लिए हमें कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमको लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी जब तक रिएक्शन पूरा ना हो जाए। और नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट हेट्रो में क्या होता है? ज़्यादा होता है, होमो में कम हो जाता है। नोट करो, द नेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मोर देन होमोलाइटिक क्लीवेज। द नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट in heterolatic cleavage is more than homolytic cleavage. The net energy requirement in heterolytic cleavage more than homolytic cleavage. क्यों? Due to electrostatic force of attraction between ion. Due to electrostatic force of attraction between ion. जो आयंस बनते हैं हेट्रोलाइटिक में, उनमें अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से नेट एनर्जी हेट्रो में ज़्यादा हो जाती है, होमो में कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या निकला कंक्लूजन, कि यदि हमको बॉन्ड तोड़ना है तो सबसे कम एनर्जी में मेरा बॉन्ड किससे टूट सकता है? होमोलाइटिक से कि हेट्रोलाइटिक से? हाँ, होमोलाइटिक से। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी बॉन्ड एनर्जी निकालना चाहेंगे तो किससे निकालना चाहेंगे, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? बिल्कुल सही, नोट करो, बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड एनर्जी हमेशा कैलकुलेट की जाती है होमोलाइटिक क्लीवेज से। अब देखो, तुम्हारे थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी का डाटा लिखा है एनसीईआरटी में। बॉन्ड एनर्जी थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी का डाटा लिखा है सबका, कि सीसी बॉन्ड की एनर्जी, सीएच बॉन्ड की एनर्जी। तो ज़रा ध्यान देगा, उसमें लिखा हुआ सारी बॉन्ड एनर्जी होमोलाइटिक से निकाली गई है। वो सारा डाटा जो रिपोर्टेड है बुक में, वो होमोलाइटिक क्लीवेज से ही निकाला गया है। इसलिए याद रखना, जब भी बॉन्ड एनर्जी निकालना पड़े तो उसमें हम बॉन्ड को होमोलाइटिक से ही तोड़ेंगे, हेट्रो से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि होमो की नेट एनर्जी कम है, हेट्रो में नेट एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, समझो तुम्हारे सामने कोई मालिक्यूल रख दिया ऐसा, कोई भी मालिक्यूल XYZ रख देगा और 4 ठो बॉन्ड दिखा देगा ऐसे लाइन से। हाँ, इस बॉन्ड की एनर्जी E1, इसकी बॉन्ड की एनर्जी E2, इसकी बॉन्ड की एनर्जी E3, ऐसे एक और बना देगा 4 ठो। बोलो, बात समझ में आया? चलो एक ठो और बना ही देते, 4 ऑप्शन होते हैं ना, इसलिए
हाँ बोलो, बात समझ में आया? ये हो गया E4। E1 E2 E3 E4 कह रहा है इन चारों बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। इन चारों की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। ऑप्शन दिया है E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 इजिकल टू E4। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है E1 मोर देन E2 मोर देन E3 मोर देन E4। अभी तीसरा ऑप्शन दिया E4 मोर देन E3 मोर देन E2 मोर देन E1। हाँ, अपना आंसर संभाल के रखो। हम जो बोल रहे हैं उसको मिलाओ, और जो नहीं फिट हो रही है तो बात करो। फिर सामने देखो, देखो अभी इसका आंसर तो हमने दिया ही नहीं है, अभी हम केवल रास्ता बना रहे हैं आगे का। देखो, जब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए चारों बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कर देंगे, क्योंकि हमको पता है बॉन्ड एनर्जी होमोलाइटिक से निकलती है। हम क्या करेंगे, चारों बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, फीड कर बनेगा, और हम फटाफट फीड कर बना लेंगे। हाँ, दिस इज प्राइमरी फेटकल क्योंकि ये फेटकल एक ही कार्बन से जुड़ा है। दिस इज सेकेंडरी फेटकल क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। दिस इज द टर्सरी फेटकल क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। और ये क्या फिनाइल फेटकल है जो कि फिनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन चारों की स्टेबिलिटी देखेंगे। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वो पहले बनता है। ये शब्द हम तुमको एक दिन बोले थे क्लास में। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वो पहले बनता है। इसका मतलब बॉन्ड भी पहले टूटता है। अब बॉन्ड पहले टूट रहा है मतलब वो बॉन्ड कमजोर है, उसकी एनर्जी कम है। बात समझ में आया? इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी हम सिखा देंगे। और जहां स्टेबिलिटी तुमने सीख लिया तुम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकाल लोगे। अभी चूंकि हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं सिखाए हैं, हम बोल नहीं सकते आगे। हाँ, जिसको पता है वो आंसर जान लेगा अपने आप। ये टर्सरी फेटकल ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसकी सबसे एनर्जी कम होगी 3 की मिनिमम। अब हम ज़्यादा बात आगे करेंगे, अभी हम फेटकल पढ़ाया नहीं है, हमने आंसर दे दिया। वैसे कहने का मतलब यदि फेटकल की स्टेबिलिटी हमको पता चल जाए तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं कि नहीं। ये रास्ता बन गया आगे का कि जब भी बॉन्ड एनर्जी निकालना हो होमोलाइटिक क्लीवेज करो, फेटकल बनाओ। जो फेटकल ज़्यादा स्टेबल दिखे उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, क्योंकि जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है पहले बनता है, बॉन्ड भी पहले टूटता है। और जो पहले टूट रहा है मतलब वो कमज़ोर है, तभी तो पहले टूटा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। आंसर हमको मिल गया। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा चीज़, अब जैसे किसी रिएक्शन का पूछा इंटरमीडिएट क्या होगा, तो यदि कंडीशन होमोलाइटिक दिख रही है तो फिर मार देंगे, बात खत्म। यदि कंडीशन हेटेरोलाइटिक की है तो उस केस में या तो कार्बोकेटाइन बन रहा होगा या तो, अब हम किस पर टिक मारें, कार्बोकेटाइन की कार्बोनाइन। तो उस पर हम ये देखेंगे कि कार्बन किससे जुड़ा है। यदि किसी नॉन मेटल से जुड़ा है, किसी हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो उस केस में जब भी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ और बन जाएगा कार्बोकेटाइन। मान लो किसी मेटल से जुड़ा है, लिथियम से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, कॉपर से, किसी मेटल जुड़ा है, तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो टूट के उधर जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ जाएगा। कार्बन नॉन मेटल है, यानी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब मतलब पता चल जाएगा कि हेटेरोलाइटिक में कब कार्बोकेटाइन बनेगा, कब कार्बोनाइन बनेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज हो गया और हम इंटरमीडिएट को पहचान लिए। यहां तक बात हो गई। हाँ, अब आता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब रीजन के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो उसको भी तो पहचान ले कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन। हाँ, हेडिंग दो, नेचर ऑफ रीजन। नेचर ऑफ रीजन। दो तरह के रीजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल छोटा है, जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल रीजन दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एक चीज याद रखना, यदि तुमने शुरू में लापरवाही कर दी तो आगे चल के रोते रहोगे, बता दे रहे हैं, हम बार बार इशारा कर रहे हैं।
ये शुरू के जो लेक्चर है जीओएसी का, इसका एक एक लेक्चर बड़ा काम का है, क्योंकि इसी पर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ये फाउंडेशन है, बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता है ना। अब फाउंडेशन यदि कमज़ोर दे तो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग क्यों ना हो, वो हिलेगी ज़रूर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर भी वही है, ये समझो ऑर्गेनिक का फाउंडेशन बन रहा है। इसके एक एक लेक्चर को बड़े ध्यान से करो और उसको आजमाओ, प्रैक्टिस लगा के देखो, क्वेश्चन देखो लगता है कि नहीं। यदि बेस बन जाएगा तो फिर आगे कोई रुकावट नहीं है। हाँ देखो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन्स लवर। ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, अट्रैक्ट करे, वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। हाँ, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, कौन ले सकता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसमें कमी होगी वही ना इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब वो निश्चित इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। होगा क्या, मेरे सामने 4 मॉलिक्यूल लाइन से रख देगा और क्या विच इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या उस मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा रहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? वो तुमको पहचानना है, स्पीसीज को देख के पहचानना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है। कैसे? उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट, और देखेंगे क्या उसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पाएंगे कोई ऐसा मॉलिक्यूल जरूर मिलेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, वो भूखा होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। अच्छा मान लो पेट भरा भी है, घर से खाना ना खाना पी के खा के भी आए हैं, लेकिन बाहर रास्ते में कोई चटपटी चीज़ मिल गई, फिर भूख लग गई। इसका मतलब मन है, मतलब पेट भरा है, मन है, भाई मन स्वाद आ गया, मतलब इसमें भी मन होता है। वैकेंट डी है, वैकेंट पी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, मन है, अतृप्त है, मन है। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। या तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। वैकेंट पी हो, वैकेंट डी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और पॉजिटिव चार्ज भी निशानी होती है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के भ्रम में मत आ जाना, क्योंकि कभी कभी पॉजिटिव चार्ज दिखा देगा लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इसलिए मेन पॉइंट को पकड़ो, ये मेन पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ, अब एग्जाम्पल देखा जाए। हाँ, H प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस, हाँ, और SO3। हाँ, SO3 में देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें वैकेंट डी है, सल्फर में डी खाली है, वैकेंट डी की वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। BF3, C6H5N2 प्लस, नाम से डाई जो कपलिंग रिएक्शन सुना है, ये उसमें इस्तेमाल होगा। बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे, यहाँ इस्तेमाल होगा। फ्रीडल का एल्काइलेशन में कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होगा। ये एसाइलेशन, ये एल्काइलेशन, ये नाइट्रोजेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बोलो है कि नहीं? ये हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, SnCl2, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना। AlCl3, इसमें वैकेंट पी खाली पड़ा है। हाँ, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब देखो इसमें लोन पेयर दिख रहा है, वैसे लोन पेयर रिच माना जाता है,
लेकिन ये ऑक्टेट पूरा ना हो पाने से ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, CO2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि CO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के पाई को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाने से, कमी हो जाने से इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। नाम सुना है कोल्बे रिएक्शन, जिसमें फिनॉल का एक्शन कराते हैं NaOH के वजह से CO2 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल अदा करेगा। बोलो, बात समझ में आई? ये सब ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन अतृप्त हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, या तो वैकेंट p या तो वैकेंट d है, या पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जैसे एल्कली मेटल। हाँ, एल्कली मेटल Na+, एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, कैल्शियम +2, बेरियम +2, ये देखो चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर चुके हैं। अब मेटल है, मेटल का नेचर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये देने की टेंडेंसी रखता है, ये लेगा नहीं। हाँ, दे आर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। अच्छा, और देखो अमोनियम आयन, ये देखो अमोनियम आयन NH4+, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि वास्तव में कमी नहीं है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा देखो, 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट। हाइड्रोजन हीलियम की स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुका है, नाइट्रोजन नियॉन की स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुका है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के भ्रम में मत पड़ जाना। और देखो H3O+, हाँ H+ इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन H3O+ इलेक्ट्रोफाइल, इसको अलग से नोट कर लो। सम स्पीसीज having positive charge but not electrophile. Some species may positive charge but not electrophile. कुछ ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो, एल्कली मेटल Na+, Ka+, Ca+2, अर्थ मेटल Ba+2, NH4+, H3O+। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल है? इतना हमने एग्जाम्पल दिखाया और एक पूछा, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? जवाब है, क्लोरीन के पास वैकेंट D है, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन मन है, D खाली है, D वैकेंट है। अब पता है बेंजीन का कहते हैं क्लोरीनेशन, हाँ क्लोरोबेंजीन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इंटर हेलोजन ICl, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। BrCl, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। लिखते जाओ लिखते जाओ, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं काम आएंगे आगे चल के, मतलब जो आना है उसका पहले टेलर दिखा दें सबको, ताकि झटका न लगे आगे चल के। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा, 4 मालिक्यूल लाइन से रख देगा, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर न्यूट्रल है, किसको ज़्यादा हम बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे ये देखो CH3+ और एक है CH3 रेडिकल और एक होता है कार्बीन। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ इसके पास देखो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ 6 है, सब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसके पास कितना? 7। बताओ कौन ज़्यादा पुअर हुआ? 6 वाला, 6 वाला। तो ये भी 6, ये भी 6। देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है ना, हाँ देखो 2 2 4 2 6। कार्बोकेटायन देखो कितना, 2 2 4 2 6, तो मतलब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ कितना? 7। तो बताओ इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल हुआ? इन दोनों में, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। अच्छा, इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा?
पॉजिटिव या न्यूट्रल? हाँ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है कंपेयर टू न्यूट्रल। नोट करो, पॉजिटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूट्रल। तो CH3 प्लस इज मोर इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बीन। ये एग्जांपल हो गया। CH3 प्लस मोर इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बीन। अब मान लो, ठीक है, कार्बोकेटायन पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, अब उसमें भी ऑप्शन बन गया। हाँ, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर कुछ नहीं लगा, इस पे देखो एक मिथाइल ग्रुप लगाया, इस पर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो बताओ, इसका नेचर होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। जरा सोचो, एक तो वैसे भी कम था, जो था वो भी ले लिया, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन के लिए छटपटाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए छटपटाएगा। इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और मतलब विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को नोट करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज्यादा ऑर्डर में आएगा ये, सबसे ज्यादा ये होगा NO2 CH2 प्लस, फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, बोलो, फिर इसके बाद आएगा CH3 CH2 प्लस, और फिर लास्ट में आ जाएगा कार्बीन। ठीक है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अच्छा, मान लो तुम्हारे सामने Br प्लस भी रखा है और I प्लस भी रखा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा? बोलो। हाँ, छोटा, जितना छोटा साइज होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा? देखो, स्मॉल कैटायन इज मोर इलेक्ट्रोफाइल देन लार्ज कैटायन। स्मॉलर कैटायन मोर इलेक्ट्रोफाइल देन लार्जर कैटायन। स्मॉलर कैटायन मोर इलेक्ट्रोफाइल देन लार्जर कैटायन। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, इसका प्रूफ क्या है? देखो कि जब हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कमजोर है, इसके लिए हमको अलग से कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन डायरेक्ट होता है, ब्रोमिनेशन डायरेक्ट होता है, लेकिन आयोडीनेशन नहीं होता, उसमें तुमको नाइट्रिक एसिड डालना पड़ता है, तब होता है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है और ये ताकतवर है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी अटैक बेंजीन पर। ये सब साबित करता है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इससे ज्यादा है। तो ये सारी बातें हमको काम देंगे ना आगे चल के। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब आता है न्यूक्लियोफाइल, ये बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट टर्न पर।